नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में बेरोजगार ग्रेजुएट को अब मिलेगा 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, नाहन और कांगड़ा में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 10 लोग लापता। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। मौके से AK-47 समेत हथियार बरामद। बांग्लादेश चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने शेख हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों के वोटर कार्ड किए ब्लॉक। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज पेश करेंगे चुनौती। गत विजेता नीरज के खिताब बरकरार रखने पर होगी नजर। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। बिहार में अब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार पुरुष और महिला स्नातकों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत उन्हें 2 वर्षों तक 1000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही कई घोषणाओं के तहत ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस योजना का विस्तार बेरोजगार स्नातकों के लिए भी करने की घोषणा की है। इस विस्तार के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के स्नातक युवा जो आगे की पढ़ाई में नामांकित नहीं हैं और सक्रिय रूप से नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं, इसके पात्र होंगे। ये लाभ उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो न तो स्वरोजगार में हैं और न ही सरकारी या निजी या गैर सरकारी नौकरियों में लगे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 साल तक 1000 रुपए प्रति माह भत्ता मिलेगा। इससे पहले ये योजना इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस भत्ते से युवक युवतियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनका सशक्तिकरण भी होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो इस योजना को विस्तार से बताइए कि इस योजना को जो और आगे बढ़ाया गया है, इसका लाभ किन किन लोगों को मिल सकेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश सरकार महिला हो, युवा वर्ग हो या फिर छोटे छोटे उद्यमियों हो, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसको लेकर के लगातार काम कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, महिलाओं और युवाओं को लेकर के नीतीश सरकार ने माइलस्टोन वर्क बिहार में किया है। खास करके पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कई बड़ी घोषणाएं महिलाओं और युवाओं से जुड़ी हुई हैं। अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है, इसका फायदा करोड़ों युवाओं को, बिहार के करोड़ों युवाओं को मिलेगा जो या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी उद्योग धंधे में जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको सीधे सीधे एक आर्थिक मदद मिलेगी। खास करके ऐसे युवा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो कम ऑफ बेस अगर मिलाकर के देखें तो 12,000 रुपए साल का जो है वो एक युवा को मिलेगा। ये एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है जिसके माध्यम से वो अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और या फिर अगर कहीं इनको फीस देनी हो तो वो फीस भी उसके माध्यम से दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है। पिछले हाल के कुछ सालों की बात करें, जैसे नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया गया है। केवल बीपीएससी के माध्यम से अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2025 तक 3,38,000 से ज्यादा जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी दी गई है। इसका मतलब है कि कमोबेश लगभग 1 साल में 1 लाख से ज्यादा युवा को सरकारी नौकरी बीपीएससी के माध्यम से दी गई है। इसके अलावा भी कई जो विभाग हैं उनके द्वारा जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं। पुलिस में नौकरी मिली है। बड़ी संख्या में युवाओं को सिपाही भर्ती में के माध्यम से नौकरी दी गई। इसके बाद भी कई विभाग में नौकरी मिली है। तो कमोबेश देखा जाए तो बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनको
नौकरी दी गई है, लेकिन जो युवा छूट गए हैं और जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये नीतीश सरकार का एक बड़ा तोहफा है। जी मधुरेश, साफ तौर पर ये योजना ये भी दर्शा रही है कि 2 वर्षों तक 1,000 रुपए युवाओं को दिया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये उस ओर प्रेरित करती है कि यदि आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी रोजगार की तलाश में है तो 2 वर्ष सरकार आपके साथ है। उसके बाद रोजगार आप जब निर्माण करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे या आप नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद भी आपको आर्थिक मदद स्वयं मिल पाएगी। हाँ देखिए, ये उन युवाओं के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई युवा राज्य में स्वरोजगार करना चाहता है तो उसके लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से एमएसएमई के लिए कई योजनाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से क्लस्टर के माध्यम से युवाओं को ये फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। एक दूसरा वर्टिकल जीविका दीदियों का भी है। बड़ी संख्या है बिहार में आज के डेट में स्वयं सहायता समूह की जो जीविका के माध्यम से गांव में ही महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने खड़ा किया है उसमें देखेंगे कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या हाल के दिनों में खड़ी हुई है महिलाओं की जीविका के माध्यम से, जो स्वरोजगार से जुड़ करके आज के डेट में पैसे कमा रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। ऐसी ही जो पूरी स्ट्रक्चर है वो अब युवाओं के लिए खड़ी करने की सरकार कोशिश कर रही है, जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या स्वरोजगार के लिए अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मधुरेश, क्या इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो 1,000 रुपए भत्ता मिलेगा और उसके बाद जो युवक युवतियां विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये भत्ता उसमें कहीं ना कहीं मदद मिले करेगा। तो क्या इसको इस तरह से भी समझा जाए कि अगर आप कोई विशेष प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको ये मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि आप अपने आगे के भविष्य के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अभी वही कह भी रहा था कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई कर रहा है और उसे साल में 12,000 रुपए अगर मिल जाता है तो वो इस पैसे का इस्तेमाल अपना फी वगैरह भरने के लिए भी कर सकता है। अगर वो कोई कोचिंग क्लासेस ले रहा है तैयारी के लिए तो भी वो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी आर्थिक मदद होगी ऐसे युवाओं के लिए, करोड़ों बिहार के युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है, कंसोलिडेटेड टाइम होता है, जो कि जिसमें वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और ये 2 साल सरकार उनके भविष्य का निर्माण करने के लिए उनके साथ में खड़ा है। जी मधुरेश, इसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी? जो पूर्व में योजना चल रही थी, क्या उसी के माध्यम से उसी को अपनाते हुए बाकी युवक युवतियां भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे या किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा इसके तहत? अब देखिए, जो पहले की प्रक्रिया थी वो तो निश्चित रूप से चलती रहेगी, लेकिन अब नई प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में अभी डिटेल जानकारी अभी नहीं मिली है। इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जो अभी पहले की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो 12 पास स्टूडेंट होते थे उनको निबंधन कराना होता था और निबंधन के बाद उनको ये 1,000 रुपए मिलते थे। जी, यानी कि मधुरेश, एक तरह से ये माना जाए कि जिस तरह से नीतीश सरकार लगातार लोगों को राहत देती हुई नजर आ रही है, चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा वर्ग हो, और उसी कड़ी में जो देश के युवक युवती हैं उसको किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उसमें सरकार उनके साथ खड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से नीतीश सरकार ने पहले भी ये घोषणा की है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी कड़ी में जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और करीब 40 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा गया है। तो 50 लाख लगभग ऐसी संख्या हो जाती है युवाओं की जिनको नौकरी या रोजगार दिया गया है 2005 से लेकर के 2025 तक में। और सरकार का लक्ष्य जो अगले 5 साल में है वो दुगने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का है। तो निश्चित रूप से सरकार का एक विजनरी कदम यहाँ पे सामने दिख रहा है। और इन अगले 5 सालों में ये जो युवा तैयार होंगे उनको 2 साल तक आर्थिक मदद सरकार दे करके उनको बूस्ट कर रही है कि वो अकेले नहीं है, सरकार उनके साथ है। अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी पैसे मिल रहे हैं, अगर वो स्वरोजगार की तैयारी कर रहे हैं तो आर्थिक मदद तो मिल ही रही है। इसके बाद भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जो उनके स्वरोजगार में मदद करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
तो यदि आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो ऐसे में बिहार की सरकार बिहार के युवक युवतियों को प्रोत्साहन देगी और 1,000 रुपये आपको भत्ता भी 2 वर्षों तक सरकार के माध्यम से मिलता रहेगा। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह का आज रोहतास जिले के डेहरी ओन सोन में मगध और शाहाबाद क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। बैठक में मगध और शाहाबाद क्षेत्र के भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श कर उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा। इसके बाद वो दोपहर करीब 2 बजे बेगूसराय जाएंगे। यहाँ बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। इसमें पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा जिले के बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल पटना पहुंचने पर अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर अनौपचारिक बैठक भी की थी। रुक करते अगली खबर का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके कलर फोटो भी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव नियमों में ईवीएम मतपत्रों की डिजाइन और प्रिंटिंग से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। आयोग का कहना है कि हम नाम वाले उम्मीदवारों की वजह से अक्सर मतदाताओं को कंफ्यूजन होती है। इसके समाधान के लिए अब ईवीएम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर भी लगाई जाएगी ताकि मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सही से पहचान कर उसे वोट कर सकेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने में किसी भी समय की जा सकती है। ये नया नियम लोकसभा और विधानसभा के सामान्य चुनाव के साथ साथ उपचुनाव में भी लागू होंगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दें। तो ग्राफिक के जरिए इस नई गाइडलाइन को समझिए। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर बाईं ओर छापा जाएगा। इसके साथ साथ बैलेट पेपर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह दाईं ओर छापा जाएगा। तो चुनाव आयोग की ये जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक सीरियल नंबर भारतीय अंकों में बोल्ड और बड़े फॉन्ट में होंगे। उम्मीदवार की फोटो रंगीन होगी और इसके साथ साथ फोटो का आकार 2 बाय 2.5 सेंटीमीटर का होगा। उम्मीदवार का फोटो स्पष्ट दिखना चाहिए। इसमें उम्मीदवार का चेहरा 3-4 हिस्से में दिखना चाहिए। तो चुनाव आयोग की ये कुछ नई गाइडलाइन है ताकि आप अपने मतदाता को देखकर उसकी पहचान करके और उसको मतदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम बड़े फॉन्ट में छापे जाएंगे। वहीं अगर रंग की बात की जाए तो लोकसभा के लिए सफेद और विधानसभा के लिए गुलाबी कागज पर छपेंगे ये बैलेट पेपर। बैलेट पेपर छापने का काम सरकारी या अर्ध सरकारी प्रेस में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा संपदा महानिदेशालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक कार्य योजना। ये सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना, उन्नत डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा शासन के ढांचे और स्थिरता को सुदृढ़ करने में रक्षा संपदा विभाग की उभरती भूमिका पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र में भूमि प्रबंधन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के ज्ञानवर्धक सत्रों और व्याख्यानों से संबंधित एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र में रक्षा भूमि प्रशासन के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में रक्षा संपदा विभाग की उत्कृष्ट पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख करने से संबंधित एक विशेष प्रस्तुति होगी और इसके साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कार्य योजना का खाका भी तैयार किया जाएगा। सम्मेलन के दूसरे दिन भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुबीर मलिक सहित अन्य प्रमुख विचारकों और विशेषज्ञों के सत्र आयोजित होंगे। ये सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन को प्रधानमंत्री के 2047 तक उन्नत डिजिटल रूप से सशक्त और भविष्य के लिए तैयार विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा संपदा विभाग जो देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन करता है, वो भूमि प्रबंधन, नीति निर्माण और रक्षा अवसंरचना के लिए सतत भूमि उपयोग में
महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों ने भविष्य के रोड मैप पर गहन चर्चा की। सम्मेलन के दौरान सभी प्रमुखों और कमांडर्स ने तीनों सेवाओं की शिक्षा शाखाओं को मिलाकर एकल त्रिसेवा शिक्षा कोर यानी कि ट्राई सर्विस एजुकेशन कॉर्प्स बनाने का निर्णय लिया। साथ ही 3 संयुक्त सैन्य स्टेशनों के गठन के निर्णय की भी घोषणा की गई। इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का रोड मैप तैयार करने के साथ ही तीनों सेनाओं के बीच सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा क्षमताओं के विकास को दिशा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं को व्यवस्थित करने पर भी मंथन हुआ। सैन्य कमांडर्स का ये सम्मेलन सशस्त्र बलों को और अधिक एकीकृत, तकनीकी रूप से उन्नत और परिचालन रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। ये सम्मेलन सेनाओं को बहुक्षेत्रीय खतरों का सामना करने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और राष्ट्र निर्माण एवं वैश्विक शांति पर स्थिरता में योगदान के लिए तैयार करने वाला रहा। कमांडर कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख व सीडीएस मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्घाटन 15 सितंबर को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सम्मेलन का आरंभ संयुक्त अभियान कमांड सेंटर द्वारा उच्च स्तरीय प्रदर्शन से हुआ और इसके बाद भारतीय एयर डिफेंस का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसमें हवाई निगरानी, मिसाइल रक्षा और ड्रोन रोधी क्षमताओं का प्रदर्शन शामिल था। चर्चाओं में भविष्य के युद्ध की बदलती प्रकृति तथा बहुक्षेत्रीय ऑपरेशनों पर विशेष विमर्श हुआ। रुक करते अगली खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में शामिल हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने देश में क्वालिटी मैनेजमेंट पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ी जनशक्ति है, लेकिन कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इंडस्ट्री इकोसिस्टम में कौशल की कमी को खत्म करने का आह्वान किया। That our path towards Viksit Bharat is not just going to be based on some infrastructure that is getting built, a nominal improvement in the training of our human resource, but there is a seasoned look into what quality management is and at what levels and to which wings of our manufacturing or even for service sector the interventions are required. And with the seasoned input from industry leaders, this intervention can be a very powerful catalyst towards greater and better production in India, improving the quality of services in India, and so on. वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योगों को भारत में अधिक निवेश और उत्पादन करना चाहिए और इसके साथ ही स्किल गैप को खत्म करने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने का सुझाव भी उन्होंने दिया। I hope there's no more hesitation for industry to invest further, to expand capacities, produce more in India, and what else is required by the government to do? Spell them out. The second, a point that I referred when I spoke, how to bridge the human resources insufficiencies. So I would want private sector participation together with government in readying youth to be fit for quick and direct employment. And the third one, which I've repeated several times, is the engagement with government should be ongoing. It should not be just before budget, come and say a list of things and disappear. Please keep it going on. We are all here to hear you and we respond. बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पे
पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, नाहन, कांगड़ा सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई है और इसके कारण जगह जगह भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। भूस्खलन के चलते बिलासपुर के पास मनाली चंडीगढ़ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। कांगड़ा में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी पर बने पोंग डैम में जलस्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में और सीमावर्ती पंजाब के इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में फिर से बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें 10 लोग लापता हैं। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बुधवार रात बादल फटा है, जिसमें 10 लोग लापता हो गए, जबकि 2 को बचा लिया गया है। साथ ही 6 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जिले में रात से हो रही बारिश अब थम चुकी है, हल्की धूप भी निकल आई है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ नंदप्रयाग में अवरुद्ध है और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 30 से ज्यादा संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हो चुके हैं। इन मार्गों को सुचारू करने का कार्य अभी जारी है। आपदा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर जानकारी दी है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते आई तबाही से उबरने में राज्य को बहुत समय लगने वाला है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने एक सुपर आपदा प्रभावित क्षेत्र का बुधवार शाम का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि ये दृश्य स्वयं बता रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। साथ ही उन्होंने बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामनाएं की है। बीजेपी सांसद ने आपदा की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए मुस्तैद सभी अधिकारियों, NDRF, SDRF के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों की सेवा भाव की सराहना की है। उत्तराखंड में बारिश ने फिर परेशानी बढ़ा दी है। देहरादून में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के मद्देनजर आज देहरादून में सभी स्कूल बंद हैं। हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में निगुलसरी के पास बाधित सड़क को खोलने का काम जारी है। ये सड़क भूस्खलन के कारण 6 दिनों से बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 प्राधिकरण मरम्मत कार्य में लगा हुआ है। जल्द से जल्द सड़क पर यातायात सुचारू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। असम में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के गोलाघाट जिले में बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित इलाकों में NDRF और SDRF की टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। टोटल 113 गांव में इफेक्ट हुआ है।
अराउंड 15,000 आदमी को इफेक्ट हुआ है। रिलीफ का अभी 35 नंबर रिलीफ में चल रहा है अभी तक। हम लोग का अनफॉर्चुनेटली 2 लाइफ का डेट हुआ है। सो एज पर गवर्नमेंट डिसीजन हम लोग ने उसको 4 लाख रुपया जो इमीडिएट एग्जीक्यूशन देता है विदिन 48 आवर्स वो दे दिया हम लोगों ने। 2 टीम डिप्लॉय किया हुआ है एनडीआरएफ का, और हम लोग का खुद का एक एसडीआरएफ टीम है। 10 बोट है यहाँ पे। जोरहाट से 2 बोट लाया, टोटल 20 बोट लगा है। वहाँ पे अराउंड थाउजेंड्स पीपल अभी तक रेस्क्यूड हुआ है। और आज से नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया PAFI के 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस साल इस सालाना मंच का 12वां संस्करण मनाया जा रहा है। 12वें वार्षिक संस्करण में केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में रेलवे के बढ़ते नेटवर्क के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अमृत भारत ट्रेन को देश के निम्न आय वर्ग की ट्रेन बताया। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में देश की रेल यातायात व्यवस्था पूरे तरीके से बदल जाएगी। There is this Amrit Bharat series of trains which basically have all the features that you have in a Vande Bharat train, but it's basically for lowest income families, and for a 1,000-kilometer journey the cost of travel is just about 400 rupees. It's phenomenally changing the way people live in the low-income families. So it's overall middle-class families are getting better trains. Low-income families are totally different way of traveling for the cities, and the bullet train progress is also very good. About 350 kilometers of the project is now complete. The viaduct is done. इसके साथ ही रेल मंत्री ने मुंबई रेल के बदलते स्वरूप की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे मुंबई लोकल को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। One of the biggest problems we have is the trains traditionally did not have doors, and that was because of the huge rush that comes. Now when trains don't have doors, there is a serious problem of people actually falling out, and that becomes a major hazard for the passengers. So we have taken a clear conscious decision that we will be manufacturing a new generation of trains for Mumbai, which will all be like any other metro system in the world, doors properly closing, properly air conditioned, having very good, very high oxygen levels inside, and that will bring out a significant change in the way people live. रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीमा पर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 महिला नक्सलियों को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। दरअसल C60 कमांडो और CRPF के जवान नक्सल विरोधी अभियान पर थे और तभी गोलीबारी शुरू हुई। इस अभियान के दौरान मुडास के जंगल में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल, एक देसी राइफल और अन्य माओवादी सामग्री बरामद हुई है। गट्टा पोस्ट पार्टी और CRPF की 191 की ई कंपनी इन्होंने उस जंगल परिसर की आउटर कॉर्डन लगाई, और जब हमारी C60 के पथक उस एरिया में सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उस पर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दी। उसका इफेक्टिव उत्तर हमारे C60 के जवानों ने दिया, और 1 घंटे के लगभग चकमक के बाद जब उस एरिया में हमने एरिया सर्च किया तो 2 महिला माओवादियों के मृतदेह हमें वहाँ पे मिले, और दोनों महिला माओवादियों के मृतदेह के साथ हमें एक AK-47 स्वचालित हथियार, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशंस जो कारतूस हैं वो मिले। उसके अलावा वॉकी टॉकीज और इतर नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 18 लाख रुपए के इनामी 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। SP नारायणपुर रॉबिन्सन गुरिया के अनुसार नक्सलियों ने सरकार के नक्सल विरोधी अभियान और आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण किया है। इस साल 171 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें शीर्ष कैडर के नक्सली भी शामिल हैं।
और जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। सेवा पर्व के अंतर्गत शुरू हुए इस अभियान की शुरुआत राजौरी के डीसी अभिषेक शर्मा ने की। 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये अभियान पहले दिन शहर के डीसी कार्यालय से चिल्ड्रन पार्क तक चलाया गया। इस मौके पर राजौरी डीसी अभिषेक शर्मा ने कहा कि स्वच्छता अभियान के साथ साथ स्वास्थ्य शिविरों और वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। सेवा पर्व के जो मुख्य बिंदु हैं, इसमें हमारे हेल्थ कैंप्स होंगे जिसका फोकस है सशक्त नारी सुरक्षित परिवार। इसी में पोषण माह की भी आज स्पेशल जो है वो अलग अलग जगहों पे कैंपेन स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे इसका जो कोर है वो हमारा है स्वच्छता और उसके बाद इसकी प्लांटेशन ड्राइव्स। और आज इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने राजौरी से स्वच्छता संकल्प के रूप में, सेवा यात्रा के रूप में शुरू किया है, जिसमें जो फोकस है कि सबसे पहले जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उनकी सफाई से हम शुरू करेंगे। क्योंकि हम जब ऑफिसर्स खुद अपने ऑफिसेज को क्लीन करने की शुरुआत करेंगे तब जाके एक मैसेज सोसाइटी में जा सकता है कि हमें अपना परिसर को, अपने वातावरण को साफ रखना है। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की, जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र के साथ उन्होंने तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। कोविड-19 जैसे संकट से देश को उबारने से लेकर 2023 में G20 के सफल आयोजन तक पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और कूटनीतिक कौशल को वैश्विक मंच पर दर्शाया है। मई 2014 की यह तस्वीर सभी के ज़हन में होगी। लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रवेश करने के उनके भाव ने उस आदर और आग्रह को प्रदर्शित किया जिसका पालन वे पिछले 11 वर्षों से प्रधान सेवक के रूप में कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहते हुए लगातार 3 चुनावों को जीता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी संजीदगी का हर कोई मुरीद है। कई राज्यों में विपरीत दलों की शासन व्यवस्था के बावजूद भी उन्होंने विद्वेष की भावना को सरकारी कामकाज पर हावी नहीं होने दिया और प्रदेशों को सहकारी संघवाद की नीति के अंतर्गत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि वे विरोधी दलों के भी चहेते नेता बने। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सीधा संवाद और उनका सबका साथ सबका विकास का मंत्र उन सभी पर भारी पड़ा है जो तुष्टीकरण को सत्ता का यंत्र मानते हैं। उन्होंने इसके उलट संतुष्टीकरण का आह्वान किया जिसके जरिए सभी योजनाओं का लाभ जनता को बिना किसी भेदभाव के मिला है। देश में किसी विशेष आयोजन की तैयारी करनी हो या फिर आपदा का समय,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सभी दलों के साथ संवाद की परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी के समय सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ बैठक कर मुश्किल घड़ी से देश को उबारने में नेतृत्व प्रदान किया। ये उनके करिश्माई व्यक्तित्व का ही नतीजा था कि एक ओर जहां विश्व के बड़े देश इस महामारी से जूझते हुए घुटने पर आ गए, लेकिन भारत पर इसका तुलनात्मक प्रभाव काफी कम पड़ा। साल 2023 में G20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और उनकी नेतृत्व क्षमता का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। उन्होंने इसके आयोजन से पूर्व सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद किया और देश के विभिन्न शहरों में G20 से जुड़ी विभिन्न बैठकों का आयोजन किया। बाहरी मुल्कों को भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कई बार उन्होंने उनके देशभक्ति, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता की सराहना भी की है। नृशंस पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन सभी दलों के नेताओं ने किया। पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया और उन्हें दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर पर देश का पक्ष रखने के लिए भेजा, यह उनका बड़प्पन और विपक्ष के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया। हम 4 देशों में जाए, बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो भी हमारी ट्रिप में जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जुड़ाव भले ही कांग्रेस पार्टी से रहा हो, लेकिन पीएम मोदी से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में भी इस बात का जिक्र है। विपक्षी नेताओं के मुखार बिंदु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ का कोई 1 या 2 किस्सा भर नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसक 13 फरवरी 2019 का वो दिन कभी नहीं भूलेंगे, जब उनके धुर विरोधी नेता ने भी 16वीं लोकसभा के समापन मौके पर उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने की कामना की। जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम ये इच्छा इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, तो उनके साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों ने क्या कुछ कहा है। ट्वेंटी 2017 में जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए थे, उस वक्त काफ़ी लंबा मीटिंग रहा था, बिकॉज ही होस्टेड अस एट हिज रेजिडेंस। ना वो मेमोरी छप जाती है आपके पास हमेशा के लिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जब वो टाइम देते हैं आपके टीम को, तो काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाता है एंड वो एक इम्पैक्ट सा छोड़ जाता है एक एथलीट के माइंड में, मेमोरी में, कि आपके साथ उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी स्केड्यूल कितनी टाइट होती है, बट ही वॉज एबल टू रिमूव दैट मच टाइम to talk to each member of the team that we couldn't win a World Cup for our country, but here is our Prime Minister saying that you still have inspired many, you have encouraged so many young girls, you've made all of us proud. So that was like a balm to our wounds. तन मन से स्वस्थ रहें और हमारे देश की प्रगति इसी हिसाब से आगे बढ़ती रहे। हम चाहते हैं कि हमारे देश को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएं और इसी तरह से लोगों का प्यार उन्हें मिलता रहे।
Namaskar. Our most near and dear Shri Narendra Modi ji, you are searching all little problems and solving them. This whole world is looking up to you. They all want leader like you. We have people coming from all over and they say we want a leader like Narendra Modi ji. And it is this that makes you great. You announced International Yoga Day and now the world is following on this day that so many countries are celebrating Yoga Day. One of the most memorable things that happened for us as a company, Honorable Prime Minister Modi Saab visiting our plant during COVID time. There's a time nobody would like to travel, but he took the extra long journey, taking a risk of traveling when there was no vaccine available in the world. And he traveled all the way from Delhi to Hyderabad. He visited our plant. He spent 1 hour with us, employees, and we were all charged. We felt as if we can win the world, nothing less than that. When I was even telling that we have highest number of the 90 years old people who were taken our Covaxin, he said, why 90? 96, my mom took Covaxin. And that's touching to us as a scientist. What else you want a scientist? It's not the money. It's the leadership recognizing us. That's a phenomenal success for us. बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सैन्य समझौते पर अब विदेश मंत्रालय ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सैन्य समझौता हुआ है और अब इस समझौते पर भारत की नजरें बनी हुई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। इन चुनाव में 52 कॉलेजों के छात्र छात्राएं सेंट्रल पैनल और कॉलेज काउंसलर के लिए मतदान कर रहे हैं। इस बार 4 पदों के लिए 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली पाली का मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, वहीं इवनिंग कॉलेजों के छात्र दोपहर में दूसरी पाली में अपना मतदान कर सकेंगे। ये मतदान शाम 7:30 बजे तक जारी रहेगा। डूसू और कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस छात्रों के आई कार्ड देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश दे रही है। डूसू चुनाव के लिए नतीजे कल आएंगे।
गुजरात में गांधीनगर जिला प्रशासन साबरमती नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीयूष गोयल निवेश पर 13वें भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी भारत यूएई CPA की समीक्षा करेंगे। साथ ही दोहरे कराधान संधि और यूएई भारत केंद्रीय बैंक से संबंधित मामलों में अब तक की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। दोनों पक्ष समुद्री और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी विचार करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीयूष गोयल यूएई भारत व्यापार परिषद गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वो प्रमुख भारतीय और यूएई कंपनियों के CEO के साथ बातचीत भी करेंगे। वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। आपको बता दें कि यूएई भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बना हुआ है। उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी गहन राजनीतिक जुड़ाव, मजबूत आर्थिक एकीकरण और ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी तथा खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शीर्ष 50 बिजनेस स्कूलों में भारतीय प्रबंधन संस्थानों के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड सहित 7 भारतीय प्रबंधन संस्थानों को लिंक्डइन के शीर्ष MBA प्रोग्राम 2025 रैंकिंग में शीर्ष 50 बिजनेस स्कूलों में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गर्व जताते हुए एक्स पर कहा है कि ये उपलब्धि वैश्विक व्यापार के भविष्य को आकार देने और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करने में भारत के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों के सामूहिक समर्पण को दिखाती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास अंगद टीले पर गिलहरी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने रामायण में गिलहरी की भूमिका को मान्यता देते हुए इस मूर्ति की स्थापना की है। ये मूर्ति ऐसी जगह स्थापित की गई है जहां से ऐसा प्रतीत होता है कि गिलहरी मंदिर की तरफ ही देख रही है। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता तक पहुंचने के लिए वानर सेना जब राम सेतु का निर्माण कर रही थी तो वहां मौजूद एक गिलहरी ने भी उनकी मदद की थी और कंकड़ और रेत समुद्र में डालने लगी थी, जिसकी वजह से राम सेतु की बुनियाद को काफी मजबूती मिली। भगवान श्री राम ने गिलहरी के कार्य को सराहा और संदेश दिया कि हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका समर्पण कभी भी बेकार नहीं जाता। देखिए, इसे सर्वथा सिद्ध होता है। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए अयोध्या, तो अपने भाइयों के साथ, अपने विशिष्ट सेवक हनुमान जी के साथ सभी परिकरों को लेकर के आए थे, जिनका लंका विजय पर विशेष योगदान था। इसमें से एक गिलहरी का भी नाम था। तो उनको पुनः जीवित करके, जीर्णोद्धार करके ट्रस्ट के लोग जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ी को इससे एक संदेश मिलेगा, सीख मिलेगा कि हमारा योगदान, भारत के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडलों में से एक लालबाग चौराहा में इस बार सुरक्षा के लिए नई तकनीक का सहारा लिया गया। पहली बार मुंबई पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भीड़ और अपराध दोनों को कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है। इस टेक्नोलॉजी के तहत CCTV कैमरों को AI टूल्स से जोड़ा गया, जिससे रियल टाइम में जानकारी मिल रही थी कि कितने लोग एंट्री कर रहे हैं, कितने लोग बाहर निकल रहे हैं और कहां भीड़ ज्यादा हो रही है। जैसे ही किसी इलाके में भीड़ बढ़ने लगती, तुरंत मौके पर तैनात पुलिस टीम को अलर्ट भेजा जाता और वहां व्यवस्था को संभाल लिया जाता। इस तकनीक से केवल भीड़ नियंत्रण ही नहीं बल्कि क्राइम कंट्रोल करने में भी मदद मिली है।
फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए पुराने रिकॉर्ड वाले अपराधियों की पहचान भी की गई और इसके कारण मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों में इस बार बड़ी गिरावट आई। पुलिस ने 10 दिनों के दौरान करीब 10,000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया, जिसकी मदद से एक केस में आरोपी तक सीधा पहुंच बना ली गई। ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इसके परिणाम इतने अच्छे रहे हैं कि पुलिस अब इसे भविष्य में बड़े स्तर पर लागू करने की योजना भी बना रही है। और अब बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। केंद्र सरकार के जीएसटी रिफॉर्म के सकारात्मक निर्णय के कारण सूरत के गारमेंट बाजार में व्यापारी अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं। नवरात्रि का त्योहार करीब आ रहा है, जिससे सूरत के कपड़ा बाजार में खास तौर पर रेडीमेड चिनिया चोली की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। साथ ही व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस नवरात्रि सीजन में लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। अभी जो सरकार के द्वारा 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में जो राहत दी है, कपड़ा व्यापारियों के लिए दिवाली से पहले ही दिवाली का गिफ्ट दे दिया गया है और इससे आम व्यापारी को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो जीएसटी सुधारों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बेहतर व्यापार होगा। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूक्रेन और अमेरिका और सहयोगी यूरोपीय देशों से पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और हिमास रॉकेट लॉन्चर के लिए मिसाइलें प्राप्त होंगी। इन हथियारों की आपूर्ति एक नए वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने अब तक नाटो के नेतृत्व वाले PURL यानी प्राथमिकता प्राप्त यूक्रेन आवश्यकता की सूची के माध्यम से अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों के लिए $2 अरब से अधिक का वित्त पोषण हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अक्टूबर तक कुल प्रतिबद्ध धनराशि $3.5 अरब तक पहुंच जाएगी। इन मिसाइलों की आपूर्ति से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा, जिससे यूक्रेन रूस से होने वाले लंबी दूरी के मिसाइल हमलों से अपने नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के 10 सदस्य फरवरी 2026 में होने वाले आगामी 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिए गए हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार को ढाका स्थित आयोग मुख्यालय में कहा कि जिनके NID लॉक हैं वे देश के बाहर मतदान के लिए पंजीकरण नहीं करा सकते। प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए शुरू की जा रही नई डाक मतपत्र सुविधा भी शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि विदेश में रहने वाले लोग पहली बार डाक मतपत्रों का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं, लेकिन पंजीकरण के लिए एक वैध अनलॉक NID आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का NID लॉक है तो वो ऑनलाइन पंजीकरण पूरा नहीं कर सकता है और इसीलिए विदेश से मतदान नहीं कर सकता है। NID लॉक करने की ये कार्रवाई इस साल अप्रैल में चुनाव आयोग की राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण शाखा के निर्देशों के तहत की गई थी। इस कदम के बाद से राजनीतिक दलों और अधिकार समूहों के बीच मताधिकार और चुनावी निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के पास NID कार्ड हैं, उन्हें बांग्लादेश में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने से नहीं रोका गया है। ये प्रतिबंध केवल उन्हीं जगहों पर लागू होता है जहां पंजीकरण या डाक या विदेशी मतदान के लिए NID की आवश्यकता होती है। प्रभावित लोगों में स्वयं हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय, बेटी साइमा वाजिद पुतुल, भतीजी चुलिप रिजवाना सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी, भतीजे रदवान मुजीब सिद्दीकी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह घटनाक्रम तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में हुआ है और प्रमुख विपक्षी नेताओं को मतदान से रोकने से बांग्लादेश में अगले आम चुनाव के दौरान तनाव भी बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंटीफा को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ट्रंप ने यह फैसला अपने करीबी सहयोगी और राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के बाद लिया है। ट्रंप ने कहा है कि एंटीफा एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी, वामपंथी संगठन है, लिहाजा इसे फंड करने वालों की कानूनी मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार गहन जांच की जाएगी। एंटीफा का अर्थ है एंटी फासिस्ट यानी फासीवाद विरोधी। ये कोई एक संगठन नहीं बल्कि धूल वामपंथी उग्रवादी समूहों का एक व्यापक शब्द है।
पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए बार बार इस संगठन को दोषी ठहराया, जिसमें रूढ़िवादी टिप्पणीकार चार्ली किर्क की हत्या भी शामिल है। और भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज टोक्यो में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा का फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 84.85 मीटर तक भाला फेंका और 84.50 मीटर के निर्धारित क्वालिफिकेशन मार्क को पार कर टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। खेल की खबरों में ही एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है और ऐसे में एक कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। दुबई में एक क्रिकेट म्यूजियम दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन भर के जोश, जुनून और ताकत को एक जीवित म्यूजियम में बदल दिया है। श्याम भाटिया, व्यापारी और क्रिकेट के सुपर फैन ने एक निजी म्यूजियम बनाया है और खेल के महानतम क्षणों और दिग्गजों की यादों को समर्पित किया है। आप देखिए अभिषेक महाजन की ये विशेष रिपोर्ट और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑटोग्राफ किए हुए बैट्स, दुर्लभ फोटोग्राफ्स और 100 साल से भी पुरानी किताबें। दुबई में श्याम भाटिया के घर में कदम रखते ही आप क्रिकेट के इतिहास में प्रवेश करते हैं। इसकी शुरुआत शारजाह में हुई थी, जब सुनील गावस्कर ने क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज के दौरान श्याम भाटिया को अपना बैट दिया, जिसके बाद श्याम भाटिया के मन में म्यूजियम बनाने का विचार जन्म लिया। जो एक निजी संग्रह था, अब वह एक पूर्ण म्यूजियम बन चुका है। जब क्रिकेटियर हमारे यहाँ आते थे, लंच एंड डिनर खाने को, तो कोई न कोई कभी बैट लाता था, कोई क्या ग्लव्स लाया, कोई कैप लेके गया, तो ऐसे ही इकट्ठे करते रहे। और बाद में जब थोड़ी बढ़ती गई तो हमने बोला चलो थोड़ा कुछ करें, तो फिर एक छोटा रूम सा बना लिया हमने और उसमें सामान रखा। सबसे दुर्लभ खजानों में एक लिमिटेड एडिशन 1983 विश्व कप ओपस डॉन ब्रैडमैन के साइन किए हुए बैट्स और विश्व कप मैचों में इस्तेमाल किया गया गियर शामिल है। मुझे एक चीज पे बहुत प्राउड है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स की पेंटिंग एंड वो ऑटोग्राफ्ड बाय सब कैप्टन्स और सब कैप्टन्स की बैट्स भी फ्रॉम 1975 to 2023। श्याम भाटिया का क्रिकेट के प्रति यह जुनून उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुका है, जिसमें दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से स्पोर्ट्स इम्प्रिंट अवार्ड के लिए नामांकन भी शामिल है। यहाँ पे हमारे पास सुनील गावस्कर, क्लाइव लॉयड, फ्लिंटॉफ, माइकल होल्डिंग, संगकारा, स्टीव वॉ, अलन बॉर्डर, अपना किरमानी, अनिल कुंबले और बहुत से। उनके लिए विचार बहुत सरल हैं। क्रिकेट की आत्मा को जिंदा रखना, खासकर एक ऐसे शहर में जो खेल के लिए दूसरा घर बन चुका है। शौक से शुरू हुआ सफर आज एक खजाना बन चुका है और ये क्रिकेट म्यूजियम बताता है कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं, यादों और जुनून से भी उसकी पहचान बनती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, दुबई।